देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग लास्ट दिन जो है लेबर टर्नओवर पढ़े थे, ठीक है? तो लेबर टर्नओवर, इसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेबर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि लेबर का टर्नओवर का जो रेशियो है उसके लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, क्योंकि कोई भी रेशियो को हमें दो पैरामीटर से डिफाइन करना होता है। तो इसमें एक बेस जो हमारा फिक्स्ड है कि पूरे एक पीरियड में, ठीक है, नॉर्मली एक साल में कितने लेबर हमारे पास एवरेज थे, ठीक है, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है, नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इस बेसिस पे कितने हमारे पास ओवरऑल लेबर है। और दूसरा बात ये है कि हमें ये देखना है कि हम लोग किसके बेसिस पे रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब सेपरेशन के बेसिस पे तो नंबर ऑफ सेपरेशन, अगर रिक्रूट क्या बोलते हैं उसे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट के बेसिस पे तो रिप्लेसमेंट दो रीजन से होता है, एक फ्रेश रिक्रूटमेंट, एक होता है मतलब किसी के बदले रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने देखो कुछ फॉर्मूला, मतलब समझ के ये कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, और मैंने बोला था इंटू 100 भी कर सकते हो, बिकॉज परसेंटेज में भी आंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें कैसा दिया हुआ है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है देन परसेंटेज यूज करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन, और हाँ एक चीज और भी देखा था, इससे हम लोग का कंक्लूजन ये आया था कि लेबर टर्नओवर जितना कम हो उतना अच्छा। उसका रीजन भी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि लेबर टर्नओवर होने पे हम लोग का जो भी खर्चा होता है ना, क्योंकि लेबर को फिर से ट्रेन करना, ठीक है, फिर से उसे पहला बात है देखो, रिक्रूटमेंट के लिए पहले हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो उसका भी एक खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है। तो हमें ये जितना हम लोग इसे प्रिवेंट कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 14 देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है देखो, द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड जो कंपनी है उसके जो अकाउंटेंट है, हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड, ठीक है। अब इनका पीरियड देखो क्वार्टर एंडेड है, क्वार्टर एंडेड मतलब कितने मंथ में एक क्वार्टर होता है? बोलो कितने मंथ में एक क्वार्टर होता है? और एक बार बोलो ना, आवाज थोड़ा सा नहीं आया। 4 मंथ। 4 4 मंथ होगा कि 3 मंथ होगा? क्वार्टर मतलब किसी भी चीज को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो हम लोग का 12 मंथ्स होता है, ठीक है। तो क्वार्टर 4 है, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ क्वार्टर तो 4 है, वो ठीक है। लेकिन अब हम ये पूछ रहे हैं कि कितने मंथ में एक क्वार्टर होता है। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग। देखो, फोर क्वार्टर, फोर नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होता है, ठीक है। आंसर ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट देखो, नंबर ऑफ क्वार्टर 4 है, और मंथ कितना होता है? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में एक क्वार्टर होता है, ठीक है, 3 मंथ्स में एक क्वार्टर होता है ना? समझ में आया? 3 मंथ्स में एक क्वार्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है फॉर द क्वार्टर एंडेड, मतलब हर क्वार्टर के एंड में, इसीलिए हम बोल रहे थे, जैसे मान लो इनका ईयर अगर, अच्छा ईयर एंडेड 31 मार्च को होता है, तो शुरू अप्रैल से होता होगा, तो अप्रैल मई जून, जून के एंड में एक बार लेबर टर्नओवर चेक किया जाता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में, फिर जैन फेब और मार्च के एंड में। नंबर ऑफ क्वार्टर 4, ठीक है, और 3 मंथ्स में एक क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने 2021 तक ये चेक किया, ठीक है, और उस पे इनको 10%, 5%, 3% लेबर टर्नओवर दिखा। अब अलग अलग क्यों? क्योंकि अलग अलग मेथड से, जैसे कि अंडर फ्लक्स मेथड, तो ये 10% फ्लक्स मेथड को डिनोट कर रहा है, 5% रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो 3% देखते हैं आगे कौन सा मेथड बोला, एक ही मेथड बचता है, और एक कौन सा मेथड है? रिप्लेसमेंट, फ्लक्स और सेपरेशन मेथड, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट 30 लोगों का हुआ है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर। तो बोल रहा है कि उस पूरे क्वार्टर में कितने वर्कर थे, ये हमें बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पूरे क्वार्टर में कितने वर्कर थे ये हमें बताने के लिए बोल रहा है। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट एंड लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर, और हमें ये सब कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर रिक्रूटेड। अच्छा, कोई एक क्वार्टर में कितने वर्कर रिक्रूट हुए हैं, कितने नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, मतलब रिक्रूट हुए प्लस ज्वाइन हुए, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने लोग चले गए, और इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स मैंने अभी तक नहीं बताए, हम वो बता देते हैं। ठीक है, क्या होगा, पहले ये क्वेश्चन का ये पॉइंट 1 और 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली हमें बता दिया है कि लेबर टर्नओवर रेट अलग अलग मेथड से। तो एक्चुअली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम दिखा देंगे। ठीक है, वो जो इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर है ना, ये वाला हम पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर जगह रख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो जगह रखो या फिर क्वेश्चन के बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा यहाँ जगह है, हम रख देते हैं, क्वेश्चन को फ्रेशली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट 10%। कौन से मेथड में? 5%, ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा। और 3% ये फ्लक्स मेथड में है। अच्छा, 5% जो है रिप्लेसमेंट मेथड में है। सेपरेशन मेथड। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 30 लोग रिप्लेस्ड हुए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। ठीक है, ये सब पूछा है। अच्छा, तो हमें मोटा मोटी निकालना क्या है, कितने लोग रिक्रूट हुए, कितने लोग चले गए हैं, और इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर ये हम बताएंगे। तो कितने लोग रिक्रूट हुए, कितने लोग ज्वाइन हुए, अब इसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पूछ रहा है कि कितने लोग रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कौन से वाले मेथड में आता है? रिक्रूटेड एंड ज्वाइन ये हम लोग का कौन से, सेपरेशन मेथड में तो नंबर ऑफ सेपरेशंस होता है, रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ रिप्लेस्ड होता है। तो अगर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब सेपरेशन वाला बात हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन तो पहले से ही दिया हुआ है कि कितने लोग रिप्लेस्ड हुए, मतलब रिप्लेसमेंट मेथड वाला बात हम लोग बोल सकते हैं कि कितने लोग रिप्लेस हुए हैं। अच्छा, तो हम लोग को देखो बेस हमेशा चाहिए, हम लोगों का कोई भी मेथड हो, फॉर्मूले में बेस हमें क्या चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉय हमें हमेशा चाहिए, चाहे कोई भी मेथड लगाओ। ठीक है, तो पहले हम लोग एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉय निकाल लेते हैं, इससे क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉय, यहाँ पर सेपरेशन मेथड जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्यों इसका यूज कर रहे हैं, सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इंप्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉइज, ये दिया था। ठीक है, अच्छा, और नंबर ऑफ इंप्लॉय सेपरेटेड ये हम लोग के पास, एक सेकंड, ये हम लोग के पास है कि नहीं, किसका यूज करने से पता चलेगा, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड दिया है, रिप्लेसमेंट गिवन है हम लोग को। तो रिप्लेसमेंट वाले से करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट दिया हुआ है तो रिप्लेसमेंट मेथड से करेंगे। ये देखो, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ये देखो ना, हमारे पास अगर रिप्लेसमेंट दिया हुआ है तो हमें इससे करना पड़ेगा ना। तो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक एक क्वार्टर का निकालने के लिए बोला है,
इंटू 100, ये होगा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बोला था ड्यूरिंग द पीरियड होता है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड होता है। अब यहाँ पर क्वार्टरली दिया है। अब रिप्लेसमेंट मेथड में देखो कितना है, 5%। तो 5% का मतलब होता है 5/100, ये बाद में लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन पता है 30, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ये हमें नहीं पता, ये ही निकालेंगे हम लोग। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर, ये इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा तो हम लोग बाकी मेथड्स में जो सेपरेशन वगैरह होता है वो निकाल पाएंगे। अच्छा, अब अगर इधर परसेंटेज लिखा है हम लोगों ने 5%, तो यहाँ पर इंटू 100 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5/100, यही वाला 100 तो इधर मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर इधर हम लोग 5% लिख रहे हैं तो इधर 100 मत लिखो। या फिर ऐसे कर सकते हो, अगर यहाँ 5% नहीं लिख के सिर्फ 5 लिखते हो तो यहाँ पर इंटू 100 कर लो, ठीक है। मैथ्स में ऐसे ही होता है ना, मतलब रीजन क्या है देखो, 5% कैसे आया है, 5% आया है समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इंटू 100 करके आया है, तभी तो आंसर 5% आया है। परसेंटेज बिकॉज ऑफ 100, तो इधर भी 100 लिखेंगे, इधर भी परसेंटेज, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है, या तो ऐसे लिखो तो होता है, ठीक है। ये बात, ये इंटरप्रिटेशन गलत होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100, अब 100 मल्टीप्लाई हुआ होगा इस डेटा में तभी ना परसेंटेज आया होगा। तो ये दोनों साइड 100 का कंसेप्ट नहीं होता है। या तो इधर 5% लिख रहे हो यानी 5/100, तो इधर 100 मत लगाओ, और अगर इधर परसेंटेज नहीं लगाना चाहते हो तो इधर 100 लगाओ, ठीक है, कोई भी एक तरीका। तो हम इधर ही लगा रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए क्वार्टर इक्वल टू, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 5 इंटू, और ये हो गया 100 इंटू 30। अब फिर से लिख लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर इक्वल टू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5, 600, ठीक है। तो क्वार्टरली हमारे पास एक एक क्वार्टर में एवरेज 600 जो है वर्कर रहते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हमारा फायदा क्या हुआ, इससे कैलकुलेट करके फायदा ये हुआ, अगर हमें निकालने बोला है, जैसे देखो रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब कितने लोग सेपरेट हो गए, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा वाला मेथड का यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करके, तो हम लोगों ने बेस निकाल लिया, जो दो तीन पैरामीटर्स हम लोगों ने लिखा था ना, मेन 3 पैरामीटर्स है, लेकिन रेशियो निकालने के लिए तो 2 ही यूज करते हैं ना। कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, ठीक है, ये बेस होता है, मैंने लिखा था। तो बेस पहले नहीं निकालेंगे तब तक तो बाकी चीज नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये निकल गया, हम लोगों ने यूज किया रिप्लेसमेंट। अब हम लोग यूज करते हैं, चलो सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय इन ए क्वार्टर इंटू 100, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन मेथड में देखते हैं, 3% बोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3% लिखेंगे। नंबर ऑफ सेपरेशन नहीं पता, निकालेंगे, पूछा भी है क्वेश्चन में। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर हम लोग निकाल चुके, ये देखो यहाँ से निकाल लिया ना, 600 बेस निकाल लिया, जो कि हर फॉर्मूले में एक ही होगा ना। और इंटू 100 नहीं लिख रहे, जैसे कि मैंने बोला, मैंने इधर 3/100 लिखा है, परसेंटेज दिया है, तो फिर इधर 100 नहीं लिख रहे। नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। अब जो है यहाँ से ये हो गया, 100 से ये कैंसिल आउट कर दो, इधर 100, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन, या फिर तुम लोग कुछ और तरीके से कैलकुलेट करते हो तो कर सकते हो, 18, ठीक है।
18 पर्सन 18 एम्प्लॉइज हो गए जो कि सेपरेट हुए, मतलब हमारा कौन सा आंसर निकल गया, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, मतलब जो सेपरेट हो गए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया। अच्छा, और रिक्रूटेड एंड ज्वाइन ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब पहले फ्लक्स मेथड से निकाल लेते हैं, फ्लक्स मेथड का यूज कर लेते हैं। फ्लक्स मेथड में क्या होता है, फ्लक्स मेथड होता है रिप्लेसमेंट और जो सेपरेशन है दोनों का एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूला बताया था, एक तो डायरेक्टली इसका ले लो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, और एक होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, ये दोनों को मिला के फ्लक्स मेथड होता है। लेकिन कभी कभी रिप्लेसमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि इन प्लेस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय और एक होता है कि न्यू रिक्रूटमेंट, इसीलिए रिप्लेसमेंट का दो कंसेप्ट हो जाता है, नंबर ऑफ सेपरेशन, और इसको मिला के एक्सेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन से ही कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास ऐसा डेटा रहेगा, ठीक है। हम लोग पहले इससे ही चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला डायरेक्टली कम ही लगाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ एक्सेशन वाला ही फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्योंकि उसमें क्या होता है, दोनों चीज हमारा कवर अप होता है। तो फ्लक्स मेथड में यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, मतलब जो रिप्लेसमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एक्सेशन, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर इंटू 100, ठीक है। फ्लक्स मेथड में 10% है, तो 10% इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन 18 है, प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन में हम लोग का दोनों चीज आ गया, एक तो फ्रेश रिक्रूटमेंट, एक होता है इन प्लेस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए क्वार्टर 600, यहाँ 100 नहीं लिखना है, यहाँ मैंने 10% लिखा हुआ है पहले से। 18 प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइडेड बाय 600, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 18 प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन इक्वल टू ये हो गया 60, तो नंबर ऑफ एक्सेशन इक्वल 60 माइनस 18 यानी कि 42, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेशन आंसर आ गया 42। अच्छा, अब नंबर ऑफ एक्सेशन को हम लोग कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड का मतलब ओल्ड एम्प्लॉय के जगह, और एक होता है फ्रेश या न्यू अराइवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सेशन हुआ 42, और नंबर ऑफ रिप्लेस्ड देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोग ना सेपरेटली आंसर निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला एक्सेशन लेंगे अगर हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 जो लोग हैं वो रिप्लेस्ड हुए थे, ठीक है। तो अगर 30 रिप्लेस्ड हुए थे तो इससे हमें मिल जाएगा न्यू अराइवल कितने थे, तो 42 माइनस 30 इक्वल टू न्यू अराइवल, therefore new arrival इक्वल 12, ठीक है। न्यू अराइवल 12 हो गया, ठीक है। अब हमें आंसर लिखना है, पहले पूछा है रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं .1 रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, ठीक है। कितने लोग रिक्रूट हुए हैं और कितने लोग ज्वाइन हुए, तो ये देखो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड और न्यू अराइवल, ये दोनों ये क्या है, रिक्रूटेड भी है और ज्वाइन भी है, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन टोटल हो रहा है कितना 42, ठीक है। और इसमें हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं कि इसका दो पार्ट में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड 30 लोग दिया हुआ था क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ न्यू अराइवल, रिक्रूटेड का आंसर हो गया है ना, नंबर ऑफ अराइवल। वैसे ये इनको भी रिक्रूट किया गया है लेकिन ये ओल्ड लोगों के जगह पे, तो ये 30 और 12, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड हमें पूछा है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब जो चले गए छोड़ के, दैट इज सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, 30 लोग को
जिसका मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेट हो जाना, चले जाना, ठीक है। सेपरेशन 18 हुआ था शायद, आंसर ये रहा 18, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब ये वाला पॉइंट हम समझाते हैं, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, ठीक है। तो पहले देख लो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हम लोगों को 3 अलग अलग मेथड से दिया हुआ था फॉर्मूला, ठीक है। हमें बोला गया था कि नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना है, और उसके बाद भी हमें पूछा गया है कि रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट कितना है। तो देखो रिप्लेसमेंट में तो देखो, अब अगर हमें रिप्लेसमेंट का आंसर दिया हुआ है तो फिर ये क्यों पूछ रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ एक्सेशन निकालना जरूरी है। क्योंकि देखो जो लोग रिप्लेस्ड हुए हैं, वही रिप्लेस्ड वाले लोग भी तो रिक्रूटेड और ज्वाइंट है ना, मतलब रिप्लेस्ड जो हुए हैं उनको भी तो रिक्रूट किया गया है किसी और के बदले, ठीक है, और वो काम में ज्वाइन भी किए हैं। तो फिर भी हमें ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर 30 नहीं होगा, कुछ और होगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट और ज्वाइंट सिर्फ रिप्लेसमेंट के थ्रू से नहीं होता है, फ्रेश अराइवल के थ्रू से भी होता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला पूछा गया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेशन वाला ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, सिर्फ हमें रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला और सेपरेशन लगाने से नहीं होगा। मतलब बात समझ में आ रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये वाला सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें पूछा था लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज और बता देते हैं तुम लोगों को। कोई भी एम्प्लॉय का, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री जो है वो 2 तरीके से हो सकता है ना, ये मतलब थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। एंट्री 2 तरीके से हो सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और एग्जिट, ठीक है, ये एग्जिट का मतलब सेपरेशन, ये भी 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये देखो, जैसे एंट्री 2 तरीके से हो सकता है, कैसे, रिप्लेसमेंट, जो हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, या फिर न्यू अराइवल, या फिर दोनों केसेस हो सकता है। अच्छा, ये न्यू अराइवल क्या होता है, नॉर्मली बिजनेस को जब हम लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं, गुड आफ्टरनून, Good afternoon, ma'am. जब हम लोग कोई नया ब्रांच, जैसे लास्ट दिन मैंने बोला था, अगर न्यू अराइवल नॉर्मली तभी होता है जब हम लोग कोई नया ब्रांच ओपन करें, तब न्यू अराइवल होता है, बाकी हर केस में रिप्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। ये चला गया, उसको ज्वाइन करवा रहे, वो चला गया, कोई और आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट में लिखेंगे इन प्लेस ऑफ लिविंग लेबर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ लिविंग लेबर, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। ये कोई मतलब हम थ्योरी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ये तो कंसेप्ट हो गया ना, ये हमें ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सेपरेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि हम लोगों ने एम्प्लॉय को हटा दिया, मतलब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी तो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को मतलब क्या बोले, मतलब अपने एम्प्लॉय को निकाल सकता है ना, मतलब निकाल सकता है इन द सेंस, अगर बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कुछ सडन रीजन भी होते हैं, मतलब जैसे देखो अचानक से कोविड वगैरह हुआ तो बहुत से लोग एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पा रहे, तो बहुत से लोगों का काम चला गया था, तो ये तो मतलब अचानक से हो जाता है। इसके अलावा भी हो सकता है कि वर्कर से सही काम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वर्कर को बोल सकते हैं भाई आपको लेके मेरा काम नहीं चल रहा है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे वर्कर छोड़ के जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है छोड़ के जाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता है, तो इसको बोलता है डिस्चार्ज, ठीक है। और एक वर्कर खुद चला जाता है जिसे बोलते हैं रिजाइन देना, ठीक है, रिजाइन कर देना। वर्कर खुद जब चला जाता है तो उसे बोलते हैं रिजाइन करना, ठीक है। और डिस्चार्ज हो सकता है कि हम लोगों ने बोल दिया चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 तरीका, एग्जिट होने का, मतलब सेपरेट होने का, और एक एंट्री लेने का, यानी रिप्लेसमेंट और न्यू अराइवल के थ्रू से हो सकता है, ठीक है। यही वाले पॉइंट पे हमारा नंबर ऑफ, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, ये नंबर तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ये दोनों चीजों को हम लोग मिला के बोलते हैं एक्सेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को हम लोगों ने एक्सेस किया, और एक्सेस करने का हमारे पास 2 तरीका है। अच्छा, अब हम जो बोल रहे थे यहाँ पर, इक्विवेलेंट जो टर्नओवर, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, वो क्या होता है, पहले हम अपना एक एग्जांपल से समझा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन में भी पूछा है ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। इन
90 days labor turnover rate is 10%, then for whole year labor turnover रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन किया है, देखो कि अगर 90 डेज के अंदर हम लोगों ने अगर वॉच किया तो हम लोगों ने देखा कि 90 डेज के अंदर लेबर टर्नओवर रेट है 10%, मतलब 100 में से 10 लोग चले जाते हैं। 10% का मतलब 10/100। ठीक है, 90 डेज में 10% लेबर टर्नओवर होता है, तो पूरे साल भर में कितना लेबर टर्नओवर होगा बताओ। 90 डेज में अगर 10% होता है, पूरे साल भर में कितना होगा? बोलो। अरे बचपन में यूनिटरी मेथड किए हो ना, उससे करो। 90 डेज में अगर 10% है तो पूरे साल भर में कितना होगा? पूरा साल भर मतलब कितना डेज? बोलो कैलकुलेट करके। अरे कोशिश तो करके देख सकते हो। 90 डेज में अगर 10% है तो एक दिन में कितना होगा? कम। 10% बाई 90, तो एक साल मतलब कितना डेज, ये तो बता सकते हो। 10% इंटू 365 डिवाइडेड बाई 90, चेक करो। 365 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10%, तो ये आ रहा है 0 ये देखो परसेंटेज मल्टीप्लाई करने पे 0.4055 ऐसा आ रहा है। अब इंटू 100 कर देते हैं तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। ये देखो 40.55%। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 40.55 यानी 56%। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर। इक्विवेलेंट का मतलब हम लोगों ने एक पैरामीटर सेट कर लिया कि अगर 90 डेज में इतना है तो 365 डेज में क्या होगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। जैसे मान लो मैंने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है, उसमें किसी को मिला सपोज कि 25, तो मैंने पैरामीटर बना लिया कि इस स्टूडेंट का अगर हम 100 नंबर का टेस्ट लेंगे तो उसे कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। कैसे? अगर किसी को 50 में 25 मिलता है, 50 में अगर 25 मिल रहा है तो 100 में 50 मिलेगा, क्योंकि इसका आधा मिला है ना, 50 का आधा। तो हम लोग ये पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि 100 में क्योंकि डबल हो जा रहा है टोटल वैल्यू, तो आधा यानी 50 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट करना, मतलब हम लोग एक बेसिस के तौर पे बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट करके, उसके साथ बराबर करके, तो इसके साथ बराबर करके बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली में ऐसा ना भी हो, वो अलग बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। एग्जैक्ट नहीं, इक्विवेलेंट करके बोल रहे हैं, कंपेयर करके बोल रहे हैं कि अगर 50 में ऐसा है तो 100 में कैसा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर 90 डेज में अगर 10% लेबर टर्नओवर हो सकता है तो 365 डेज में कितना होगा? यही होता है इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर, और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जो हम लोग कर रहे थे ना, इसमें भी ऐसा एक पूछा हुआ है। देखो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर पूछा है। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ठीक है, तो हमें अलग अलग मेथड से बताना है। ठीक है, फ्लक्स मेथड के हिसाब से कितना होगा, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से कितना होगा, सेपरेशन मेथड के हिसाब से कितना होगा, बताओ। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर द ईयर, ठीक है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट पूरे साल भर का निकालना है, फॉर द ईयर।
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये फ्लक्स मेथड में जो दिया हुआ है ये कितने दिन का दिया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पर ये 10%, 5%, 3% कितने पीरियड का दिया हुआ है, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब जो क्वार्टर 31 मार्च 2021 को एंड होता है, जैसे पहले क्वार्टर में क्या क्या आ जाएगा, अप्रैल मई जून, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद आता है जैन फेब मार्च। तो ये जो क्वार्टर था ना, इस क्वार्टर के एंड में ये 3 मंथ्स का इन्होंने ये टर्नओवर देखा, ठीक है, इस क्वार्टर के एंड में। तो इस क्वार्टर के एंड में अगर इतना इतना है, पूरे साल भर का कितना होगा, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी तो एक मैंने तुम लोग को बताया डेज के हिसाब से, ये क्वार्टरली है, तो बताओ आंसर कितना होगा। एक क्वार्टर का अगर 10% है, 5% है और 3% है, तो पूरे साल भर यानी कितने क्वार्टर, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, बोलो। बोलो ना, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ। 3 months is equals to 1 quarter. 3 months ইজ ইকুয়াল টু 1 কোয়ার্টার, ঠিক আছে, তাহলে আমাদেরকে পুরো বছরে বের করতে হবে, পুরো বছর মানে কত মাস, 36. মান্থ, মান্থ 12, আর কোয়ার্টার, কোয়ার্টারলি ম্যাম করে নাও। 4টে কোয়ার্টার, হ্যাঁ, 12 চারটে মাস। কোয়ার্টার, 4টে কোয়ার্টার 12 মাস। এবারে আমাকে এখানে কি বলেছে, আমাকে এখানে বলেছে কি 10%টা একটা কোয়ার্টারে, তাহলে এক বছরের বের করতে গেলে কত কোয়ার্টারের বের করতে হবে, 4 ম্যাম। 4 কোয়ার্টার, তাহলে কত হবে, একটা কোয়ার্টারে 10% হলে 4টে কোয়ার্টারের কত, 40 40%। এটাই তো বলছি। 40 20 12 তাই হবে তো? हाँ 40-20-12, ये देखो हम लोगों को बता दिया है 40-20-12 सही हो रहा है ना। देखो हम लोग को बताया है कि 10% है, लेकिन ये तो एक क्वार्टर का है ना, तो तुम लोग ऐसे लिखो ना, एक क्वार्टर का अगर मेरा 10% है, मुझे 4 क्वार्टर का निकालना है। क्यों भाई 4 क्वार्टर का ही क्यों निकाले, क्योंकि मुझे एक साल का निकालना है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 × 4। और अगर मंथ में करोगे तो ये 3 मंथ्स का हो गया, 3 मंथ्स का 10%, तो 1 मंथ का हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो 12 मंथ्स का निकालो, एक साल का निकालना है, तो 10/3 इंटू 12, क्या इसमें भी 40% होगा, देखो ना, होगा, बिल्कुल होगा, ये देखो 40%। हाँ कभी कभी आंसर थोड़ा बहुत वेरी करता है, कब करता है पता है, जब हम लोग का ये कैलकुलेशन करने पे आंसर पॉइंट में आ रहा है, मतलब मंथ में ट्रांसफर करने की वजह से, तब हमारा आंसर वेरी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वार्टर दिया है तो हम लोग क्वार्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और अगर मंथ दिया होता है तो भी हमारा आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कंसेप्ट। जैसे तुम लोग बचपन में करते थे ना, एक चॉकलेट का अगर 5 रुपया है तो 10 चॉकलेट का कितना होगा, 10, जब ज्यादा हो जाएगा तो 50 रुपीज, बस वही तो करना है। तो यहाँ पर हो गया 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करो, और ये 1 क्वार्टर के लिए, ठीक है, 10% 1 क्वार्टर के लिए तो 40%। सिमिलरली यहाँ पर 5% इंटू 4 क्वार्टर, और ये 1 क्वार्टर के लिए, ठीक है, यूनिटरी मेथड में जैसे करते हैं, तो ये हो गया 20%। या फिर डायरेक्टली तुम लोग सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और ऐसे क्वार्टर अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12%, हो गया। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट निकाल लिया, मतलब अगर 3 मंथ्स का इतना है तो 12 मंथ्स का कितना होगा। या फिर इसी चीज को हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का एक क्वार्टर का इतना है, एक क्वार्टर का इतना है, तो 4 क्वार्टर का कितना हो। क्यों 4 ही क्वार्टर का निकाल रहे, क्योंकि हमें एक साल का निकालने के लिए बोला है, ठीक है। बस इतना सा चीज समझना है और ज्यादा कुछ। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 15 में क्या दिया, the management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of the employee turnover in the last year. अच्छा क्या बोला है, मैं एक बार पढ़ के समझा देते हैं। बोलता है कि BR लिमिटेड बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके जो मैनेजमेंट है, इनको एक टेंशन है, किस बात का,
कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब तो हम लोगों ने समझा कि एम्प्लॉय आ रहे जा रहे, ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सारा खर्चा लग जाता है ना, तो इसीलिए इनको टेंशन है कि इतने लोग जो है, इतने टर्नओवर हो रहा है तो क्या होगा इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में हो रहा है। एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस, कॉज को एनालिसिस करना है इनको कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लेबर चले जा रहे हैं, नहीं टिक रहे हैं। एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, और इसके लिए इनको स्टेप्स लेना भी है, लेकिन उसके पहले इट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन। इनको एक आइडिया लेना है कि इस चक्कर में, मतलब लेबर आ रहे हैं, लेबर जा रहे हैं, इस चक्कर में हमारे प्रॉफिट कितने फॉरगोन, फॉरगोन मतलब प्रॉफिट कितने चले गए, मतलब कम हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। एम्प्लॉय टर्नओवर होने की वजह से कितना प्रॉफिट हमारा चला गया, कम हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, ये इनको पता करना है। उसके बाद ये पता करेंगे कि लेबर टर्नओवर का रीजन क्या है, और उसके बाद उसके रिगार्डिंग स्टेप्स वो फॉलो करेंगे। तो ये पैरा हमें इतना ही बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहां से यहां तक। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300। लास्ट ईयर इतना सेल हुआ है, ये सेल दिया है, ठीक है। एंड पीवी रेशियो वाज 20%। अब ये थोड़ा सा नया पॉइंट आ गया, देखो हम लोगों ने अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग किया नहीं है, बहुत से लोगों ने किया है, क्या नहीं है, हम यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पीवी रेशियो भी पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर तुम लोगों ने कभी तो सुना होगा इसका नाम, अगर सुना है, जैसे देखो कॉलेज वगैरह में सुन सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी सुना है, हम छोटा सा आइडिया दे देते हैं। पीवी रेशियो का मतलब हो गया कि एक रेशियो है, ठीक है, जिसका नाम है पीवी रेशियो। जैसे तुम लोग एटलीस्ट 11-12 में तो पढ़े हो ना, रेशियो एनालिसिस, जहां पर करंट रेशियो पढ़ते हो, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ते हो, वैसे ये है पीवी रेशियो। पीवी का मतलब होता है पी फॉर प्रॉफिट, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। देखो, पी फॉर होता है प्रॉफिट, हम पीवी रेशियो थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। वैसे ज्यादा इसका कुछ है नहीं इस पे, पीवी रेशियो पता चलेगा तो समझ में आ जाएगा। पीवी रेशियो का मतलब होता है पी मतलब प्रॉफिट और भी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। और जब कोई चीज ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो मतलब स्लैश प्रॉफिट बाय वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है, और प्रॉफिट का मतलब जो हम लोग सेल करके अर्न कर रहे हैं, ठीक है। पीवी रेशियो ये ऐसा होता है, लेकिन इसका ना और एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। वैसे प्रॉफिट बाय वॉल्यूम ही है नाम से, लेकिन ये प्रॉफिट का एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इस प्रॉफिट का और एक नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी या वॉल्यूम, जो भी लिखो। अब प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क क्या है वो पता करते हैं। देखो, जब भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्रॉफिट को कैसे निकाले, तो सेल से अगर हम लोग कॉस्ट को लेस कर देते हैं, ठीक है, सेल से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कॉस्ट का, कौन से कॉस्ट का बात करें, देखो कॉस्ट अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अगर तुम लोगों ने कभी कॉस्ट शीट किया हुआ है, जबकि जैसे कि हम लोग ओवरहेड करने के बाद, अभी लेबर कर रहे, ओवरहेड करेंगे उसके बाद ही कॉस्ट शीट किया जाता है। तो जब हम लोग कॉस्ट शीट करते हैं, अगर कभी तुम लोगों ने किया है, तो वहां पर देखोगे कि खर्चे को मतलब खर्चे को फंक्शनल वे में डिवाइड किया गया है, कि ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो ये एक तरीके से खर्चे को डिफाइन किया जाता है। और होता है फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल खर्चा, सेमी वेरिएबल खर्चा, इस तरीके से कॉस्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है, उसको जब हम लोग सेल से लेस करते हैं तो हम लोग को मिलता है प्रॉफिट। एटलीस्ट जब हम लोग पीवी रेशियो निकालने जाएंगे तो हमें कॉस्ट का मतलब यही समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट का अलग अलग मतलब होता है, तो तुम लोग बोलोगे क्या इसमें हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा, आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट में जो वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल में आएगा, जो फिक्स पार्ट है वो फिक्स्ड में आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आएगा। वो और भी अलग तरीके से डिवाइड हो गया ना, मतलब और भी उसका कोर तरीके से डिवाइड हो गया। मेनली यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल पढ़ेंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन का रेंट, किसी को सैलरी दे रहे हैं वो, ठीक है, कोई लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट, ये सब फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब होता है, नॉर्मली कॉस्टिंग में हमेशा यही होता है कि अगर हम लोग क्वांटिटी के ऊपर जो कॉस्ट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी हम लोग का बढ़े या घटे, जब हमारा कोई कॉस्ट
जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, तब हम लोग उसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मान लो किसी का ऑर्गेनाइजेशन का रेंट है मान लो 50,000, ठीक है, किसी का शॉप का, तो अब उसका सेल कम हो या ज्यादा हो, उसका रेंट तो बढ़ेगा नहीं, और मतलब सेल ज्यादा है तो रेंट बढ़ गया, सेल कम हो जाएगा तो रेंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करके जो कॉस्ट चेंज नहीं होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो है जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी बढ़ने से जो कॉस्ट भी बढ़ जाता है और क्वांटिटी घटने से जो कॉस्ट भी घट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में रॉ मटेरियल का यूज, अगर हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे तो उतना रॉ मटेरियल लगेगा, 15 यूनिट बनाएंगे तो उतना लगेगा, उससे कम बनाएंगे तो उससे और कम लगेगा, ठीक है। लेबर का भी वैसे हो सकता है, देखो अगर हमें 1 यूनिट बनाने के लिए 1 लेबर चाहिए तो हम लोग जितना यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से लेबर अपॉइंट करेंगे, मतलब जो कॉस्ट हम लोगों का वेरी करता है बेसिकली अगर देखो तो क्वांटिटी के ऊपर, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या होता है कि हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले, ठीक है, मतलब एटलीस्ट जैसे कर रहे हैं, ठीक है, जो है अपना रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल ले, ये सब पहले निकाल ले। अगर ये सब निकाल लेते हैं तो ये देखो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करेंगे, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। पहला टारगेट रहता है भाई वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले, ये बिजनेस का रूल्स होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पहले निकाल ले। पहले सोचेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया रेंट दे देंगे, नहीं, कुछ दिन तो घर से ही देना पड़ेगा, मतलब अपना पूंजी खर्चा करके देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग निकाल ले। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो जाता है प्रॉफिट माइनस, इधर आएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब जब बेच के हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं तो इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर यहां से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं, इधर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेके आ गए तो ये बनेगा प्रॉफिट, मतलब जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है उससे अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी दे पा रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है उससे अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी दे पा रहे हैं तो जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो किसी ने 100 रुपए का सेल किया और उसका फिक्स्ड कॉस्ट है सपोज 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 30 रुपीज, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये लिख दिया मैंने सेल्स, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज और जैसे कि मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है 80 रुपीज, अगर ऐसा सिचुएशन है किसी के बिजनेस का तो क्या होगा देखो, तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसे माइनस नहीं कर रहे, हम जस्ट इसे एज अ डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए का चीज बेच के वो वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ही ले रहा है, क्योंकि 100 में बेचते हैं 20 इनका वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसके पास कंट्रीब्यूशन बचता है 80 रुपीज। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट भी इनका 80 रुपीज है तो ये भी पे कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर लेते हैं, तो इनके पास बचता है 0, ठीक है। तो 0 का मतलब हो गया कि इनके पास नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है बिजनेस में, ठीक है, ना तो कुछ प्रॉफिट है ना तो कुछ लॉस है, जिसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट भी तुम लोग सुने होंगे इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे, जैसे मान लो इनका वेरिएबल कॉस्ट है सपोज, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 70 रुपीज, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आया 30, अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है इनका 80 रुपीज है, तो ये 30 रुपीज से 80 रुपीज तो पूरा रिकवर नहीं कर सकते, 50 रुपीज का इनका नेगेटिव चल रहा है, मतलब बिजनेस अभी भी लॉस में है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका जो कर्व है वो कैसे दिखता है, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा हमें, पहले जीरो में रहेगा, ठीक है, पहले वो जीरो में दिखता है, फिर धीरे 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 यहाँ पर सॉरी पहले नेगेटिव में दिखेगा, ये देखो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3। पहले जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो नेगेटिव में रहता है, पहले कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, फिर धीरे धीरे उसे आना पड़ेगा 0 में, ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट कमाते जा रहा है, अगर बिजनेस का ऐसा सिचुएशन है तो अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले नेगेटिव में ही रहेगा हमारा सिचुएशन, पहले ही कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, पहले कोई प्रॉफिट नहीं कमा लेता है, धीरे धीरे नेगेटिव रहते हैं, उसके बाद उसे आना पड़ता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जैसे ही वो पार कर जाएगा, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो
प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इतने सारे बात बोलने का मेरा यहाँ पर जरूरत क्या था, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बोलेंगे ही। यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला कि अचानक से यहाँ एक पीवी रेशियो दे दिया है, फिर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो 20%, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 20% है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए का चीज बेच के 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन कमा लिया जाता है। ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, पीवी रेशियो ऐसे निकलता है। अच्छा, अब देखो आगे इस क्वेश्चन में आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्सेस वाज 4.45 लाख। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअली जितना टाइम काम हुआ है डायरेक्ट एम्प्लॉइज के थ्रू से वो है 4.45 लाख। ये क्या है, ये आवर्स है। ठीक है, द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बोल रहा है कि द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड, मतलब इसमें 30,000 आवर्स ऐसा इंक्लूडेड है जिसमें जो क्यों दिया गया है, नए लोगों को जो न्यू रिक्रूट हुए उनको ट्रेनिंग देने के लिए 30,000 आवर्स स्पेंड किया गया है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा कैसे पता चल रहा है, लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर है। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड्स, मतलब इसमें 30,000 आवर्स ऐसे है जो कि नए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेंड किया गया है। आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वेयर अनप्रोडक्टिव। ठीक है, हाफ मतलब 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव हुआ। अब ये तो हो ही सकता है ना, नए लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब ट्रेनिंग पीरियड में प्रोडक्टिव काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ प्रोडक्टिव हुआ होगा, इसलिए बोल रहे हैं हाफ अनप्रोडक्टिव, तो बाकी हाफ एज्यूम्ड है कि प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ द डिलेज बाय द पर्सोनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर 1 लाख potentially productive hours excluding unproductive training hours were lost। अच्छा, और एक unproductive hours हमें मिला कितना, 1 लाख। 1 लाख आवर्स जो कि पोटेंशियली प्रोडक्टिव हो सकता था वो लॉस्ट हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि पर्सोनल डिपार्टमेंट का मतलब जो रिक्रूट करते, एचआर डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, जो रिक्रूट करते लोगों को, उन्होंने खाली जगह को, मतलब वैकेंसीज जो बने थे उसको फिलअप करने में काफी टाइम ले लिया, इस वजह से 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स जो है लॉस्ट हो गया। लेकिन ये आवर्स जो है एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर, मतलब ये जो इसमें 15,000 अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर है उसको एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, ये बता रहे। वैसे भी हो भी नहीं सकता है, 1 लाख 30,000 में कभी इंक्लूड हो सकता है या फिर 15,000 में कभी इंक्लूड हो सकता है। वैसे तो ये डेटा ही बता रहा है इंक्लूड नहीं है, वैसे क्वेश्चन में भी बता रहा है कि ये अलग से 1 लाख और भी इन्होंने लॉस कर दिया, 1 लाख घंटा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट इनकट कंसिक्वेंट एंड ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड एन एनालिसिस। बोल रहा है कि एम्प्लॉय टर्नओवर के वजह से जो भी कॉस्ट इनकट हो रहा है बार बार, उसका एक डिटेल्स इन्होंने निकाल लिया है। बोल रहा है कि सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, चले जा रहा है फिर आ रहा है, सेटल हो रहा है, इसके लिए एम्प्लॉय को टाइम लगता है एक नए जगह पे आके उस जगह के जैसा होना, मतलब उनका काम को एडॉप्ट करना, तो उसमें एक जो टाइम लगता है, मतलब वर्कर आ रहा है 8 घंटा काम कर रहा है बट 8 घंटे का आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है किसी भी नई जगह पे। तो सेटलमेंट कॉस्ट जो है, चले जाने पे लोग आ रहे हैं, इतना खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है। रिक्रूटमेंट का खर्चा हो रहा है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का खर्चा होता है ना, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ हमें इस पोस्ट में ऐसे इंप्लॉइज चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़े ना होता है, उसका खर्चा होता है। ठीक है, फिर जो है एक सिलेक्शन कॉस्ट, मतलब एक मीटिंग रखो, लोगों को बुलाओ, सिलेक्ट करो, तो इसमें भी तो एक खर्चा होता है, तो ये सिलेक्शन कॉस्ट हो गया। ट्रेनिंग कॉस्ट, फिर जिनको सिलेक्ट किए उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब खर्चा हो रहा है लेबर टर्नओवर होने की वजह से। अब पूछ क्या रहा है, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्टिव production lost as a consequence of employee turnover could have been sold at prevailing prices, find the profit foregone last year on account of employee turnover। बोल रहा है कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कितना प्रॉफिट हम लोगों ने लॉस कर दिया एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से, वो हमें निकाल के बताना है। ठीक है, और बोल रहा है कि पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट, जो प्रोडक्शन लॉस्ट हो रहा है हम लोग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रीवेलिंग प्राइसेस। ये अगर हम लोग चाहे तो मतलब इसको काम में लगा सकते थे, बट हम लोगों ने लॉस कर दिया। अब कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ये हमें बताना पड़ेगा।
तो हम लोग कैसे पता करेंगे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है? तो इसके लिए देखो हमें दिमाग कैसे चलाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है उसके लिए हमें एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है। मतलब अगर पिछले साल इतना सेल हुआ था और उस पे हम लोगों ने 20% जो है हमारा कंट्रीब्यूशन अर्न किया था, तो ये जो सेल हम लोगों ने किया था ये कितने घंटे में किया था, अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ये सेल जो हम लोगों ने किया था कितने आवर्स उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय ने काम किया था, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल पाएंगे। ठीक है, और जितना टाइम हम लोग नहीं काम किए, जो कम काम कर सकते थे, मतलब जितना हम लोग का अनप्रोडक्टिव हो गया उतना हमारा जो है कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर इतना सेल किया है, ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर इतना सेल किया है, प्रीवियस ईयर का अगर पीवी रेशियो इतना है, जब हम लोग इस पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे तुम लोग सेल पे जीपी रेशियो अगर लगाते हो, सोचो सेल पे तुम लोग जब जीपी रेशियो निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या मिलता है तुम लोगों को? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब अगर हम लोग सेल पे पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, सोचो क्या मिलेगा हमें? सेल पे अगर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्यों? तभी तो मैंने इतना सारा स्टोरी बताया। ये देखो कंट्रीब्यूशन होता है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब कितना बेच के कितना कंट्रीब्यूशन कमाए। तो इतना बेच के कितना कंट्रीब्यूशन कमाए, अगर परसेंटेज 20% है, मतलब 100 रुपए में अगर 20 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, तो इतना सेल करके कितना कमा लेंगे? तो हमें क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब हम लोग ये निकाल सकेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन एक घंटे में कितना होता है, उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव आवर कितना है। ठीक है, उससे हम लोग इससे ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना होगा। ठीक है, और जितना टाइम हम लोग काम नहीं किए, मतलब हमारा अनप्रोडक्टिव हो गया, उससे हम लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट किया, तो ही पता चल जाएगा प्रॉफिट फॉरगोन कितना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा करते हैं, देखो तो समझ में आएगा कैसे करके होगा। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम हम लोगों ने फालतू में वेस्ट कर दिया और कितना टाइम हम लोग काम में लगा पाए, ये पहले निकालना चाहिए। तो पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को एक टाइम दिया हुआ है 4.45 लाख आवर्स, इतना टाइम काम हुआ है, तो इसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स is 4.45 लाख। देखो ये दिया हुआ है ना 4.45 लाख, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4,45,000 आवर्स। ठीक है, कैसे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ पर 4.45 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो 4,45,000 हम लोगों ने इसको आवर्स में निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें इसका बाइफर्केशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला था? बोला इसमें ऐसा 30,000 इंक्लूडेड है जो कि न्यू रिक्रूटमेंट को ट्रेनिंग दिया था हम लोगों ने, उस वजह से अनप्रोडक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 30,000 आवर्स, ये ट्रेनिंग के टाइम पे दिया गया, ट्रेनिंग के लिए दिया गया। ठीक है, और बाकी जो है प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्शन हुआ था तो प्रोडक्टिव लिखेंगे, तो 30,000 इससे माइनस कर लो, 4,15,000। देखो बात समझ में आया कि नहीं? हम लोगों को बोला था कि पहले ये पूरा ही बोल रहा है कि इतना टाइम जो है इन्होंने काम किया, लेकिन काम करने से नहीं होता है। वर्कर ने काम किया लेकिन प्रोडक्टिव था कि अनप्रोडक्टिव था? हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्शन दे रहा है हमें वो सेलेबल नहीं है, तो अनप्रोडक्टिव ही ना हुआ। तो वही बोल रहा है कि इतने टाइम वर्कर ने काम किया है, और इसमें द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ठीक है, तो द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूड, मतलब इसमें इंक्लूडेड है 30,000 आवर्स जो कि ट्रेनिंग को नए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए यूज हुआ, उसमें से हाफ आवर्स अनप्रोडक्टिव हो गया। तो ट्रेनिंग के लिए इतना यूज हुआ, इतना प्रोडक्टिव। अब इसमें से अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव निकालेंगे।
अनप्रोडक्टिव आवर्स, हाफ ऑफ दिस मतलब 15,000 आवर्स, और तो बाकी इसका मतलब प्रोडक्टिव है 15,000 आवर्स, ठीक है, बाकी इतना प्रोडक्टिव हो गया। अच्छा, आगे बोला है कि आउट ऑफ विच हाफ ऑफ आवर्स वेयर अनप्रोडक्टिव एज ए रिजल्ट द डिलेस। अच्छा, और इसके अलावा एचआर मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट के डिले की वजह से 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स हम लोगों ने लॉस्ट किया, मतलब अनप्रोडक्टिव हो गया, लेकिन एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स मतलब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो और भी हमें कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स मिलेगा, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, और भी अनप्रोडक्टिव आवर्स मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये सेपरेटली लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट है, इसको हम अलग से लिखेंगे। अनप्रोडक्टिव आवर्स 1 लाख, ये अलग से ही है, ठीक है, ये सब में इंक्लूडेड है नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्टिव और टोटल अनप्रोडक्टिव लिख लेते हैं कितना है। प्रोडक्टिव देखो कितना है, 4,15,000 और 15,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,30,000, और टोटल अनप्रोडक्टिव एक तो 15,000 जो ट्रेनिंग देते हुए लॉस हुआ, और 1 लाख घंटा जो कि एचआर डिपार्टमेंट के डीले के वजह से हुआ है, ठीक है, इतना टाइम हम लोग का लॉस हो गया। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि पीवी रेशियो का मतलब होता है, अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है पीवी रेशियो इक्वल टू 20%, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर लास्ट ईयर, कैसे निकालेंगे, ये देखो सेल दिया हुआ है 83,03,300 इंटू 20%, तो इससे हमें मिल जाएगा कि लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस का कितना था, 16,60,660, ठीक है, ये रुपीज में होगा, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन हम लोग अर्न कर रहे थे। अब हम लोग निकालेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है, इसका रीजन क्या है, अभी लिखने से ही समझ में आएगा। देखो हम लोग अब निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर, $16,60,660 डिवाइडेड बाई, देखो कितने टाइम काम हुआ है, प्रोडक्टिव 4,30,000, क्योंकि देखो जितना टाइम ये इसी से मैंने क्यों डिवाइड किया, 4,30,000 से ही मैंने क्यों डिवाइड किया, जितना टाइम प्रोडक्टिव काम हुआ है उतने प्रोडक्टिव आवर्स के वजह से ही तो हम लोगों ने इतना सेल किया था, समझो। अगर प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या, जिसमें एक्चुअली कुछ आउटपुट हमें मिला है, जो आउटपुट मिला उसी को हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है, तो जो बेच के हमें कंट्रीब्यूशन मिला वो इतने घंटे काम करने की वजह से मिला, तो एक एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन अर्न हुआ। 3.862 हाँ बोलो कत হচ্ছে, 3.862 अच्छा 3.862 रुपीज होगा, ठीक है, रुपीज 3.862 पर आवर, ठीक है, एक घंटे में इतना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। अब हमें ये क्या पता करना पड़ेगा कि कितना कंट्रीब्यूशन हम लोग अर्न नहीं कर पाए, कितना नहीं कर पाए, इतना घंटा अनप्रोडक्टिव कर दिया, ठीक है, तो ये भी हम लोग प्रोडक्टिव कर सकते थे, अनप्रोडक्टिव क्यों हुआ, ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ट्रेनिंग के वजह से, और ड्यू टू डिले इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, तो ये ठीक है, तो इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया जबकि हम लोग इसको प्रोडक्टिव कर सकते थे, तो इतने टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन कमाना था वो नहीं कमा पाए, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो जाएगा 1,15,000 आवर्स पे हम लोगों ने इतना लॉस कर लिया, ठीक है, इतना नहीं कमा पाए, एक घंटा में इतना कमा रहे थे, इतना घंटा काम ही नहीं किया सही तरीके से, तो फिर इतना लॉस हो गया। अच्छा कितना आया, 4,30,000
44,130 रुपीज, ठीक है। इतना कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने लॉस कर लिया। तो पता चल गया कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना है। हमें पूछा क्या था, पूछा भी यही था कि बताओ प्रॉफिट फॉरगोन कितना है। तो एक्चुअली देखो, जितना कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाए उसको यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने के लिए, तो उतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बात समझो, अगर हम लोग ये कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाते, सपोज ये जो मैंने यहाँ पर 80 रुपीज दिखाया, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट भी उतने से कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी हम लोग का उतने से कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉरगोन का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगोन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, अब मैंने ये कैलकुलेशन क्यों लिखा है कि तो डेटा है, नहीं एक डेटा नहीं है। देखो ये सब खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा ना, ये खर्चा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है ड्यू टू लेबर टर्नओवर, तो ये सब खर्चा होने की वजह से प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। एक तो इतना प्रॉफिट कमा ही नहीं पाए, इतना प्रॉफिट हम लोगों से चला गया बिकॉज हम लोगों ने ये इतना टाइम काम पे नहीं लगाया। तो ये तो मेरा लॉस है ही है, कंट्रीब्यूशन लॉस। उसके साथ साथ ये सब खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, तो प्रॉफिट जो है ये सारे खर्चे के वजह से और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये सबका टोटल लिखेंगे, तब पता चलेगा प्रॉफिट फॉरगोन कितना है। तो कंट्रीब्यूशन फॉरगोन 4,44,130 प्लस इसके बाद सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग 43,820। रिक्रूटमेंट कॉस्ट रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740। सिलेक्शन कॉस्ट 12,750। ट्रेनिंग कॉस्ट 34,90। ये सबको कर लो ऐड, तो पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट फॉरगोन कितना है। टोटल प्रॉफिट फॉरगोन, फॉरगोन मतलब कितने से प्रॉफिट कम हो गया होगा। मेरा खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो कम होगा ही। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का सेल किया, मेरा खर्चा था 20, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज। अगर मेरा खर्चा बढ़ जाता है, मान लो 30 हो गया, तो प्रॉफिट फॉरगोन 10 रुपीज। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कम हो गया 10 रुपीज से। वही है, यहाँ पर ये खर्चे को भी ऐड कर दिया, जो हम लोग कमा सकते थे नहीं कमाया वो भी हमारा फॉरगोन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ऐड कर लेंगे। 43,820 प्लस 26,740 प्लस 12,750 प्लस 34,90। 5,57,930। 5,57,930, ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट फॉरगोन। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, उतना कुछ टफ नहीं है, बस तुम लोग को कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें प्रॉफिट फॉरगोन कितना है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट है जिससे प्रॉफिट फॉरगोन हो जाएगा उतने से। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और जो प्रॉफिट कमा सकते थे बट नहीं कमाया, टाइम वेस्ट हो गया फॉर रीजन जो भी रहा हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो गया इतना, इतने में कितना प्रॉफिट कमा सकते थे इतना। अब कंट्रीब्यूशन से क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ऐसा है। अगर हमें जीपी रेशियो दे देता तो हम लोग जीपी रेशियो से कर लेते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्यों दिया है ना, एक्चुअली कंट्रीब्यूशन को हम लोग पर आवर पे भी निकाल सकते हैं।
कंट्रीब्यूशन को हम लोग रॉ मटेरियल बेसिस पे भी निकालते हैं। जब तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे तो वहां पर देखना ये सारी चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो क्योंकि आवर वेस्टेज है तो आवरली बेसिस पे कितना प्रॉफिट हम लोगों ने फॉरगोन कर दिया, ठीक है। तो आवरली बेसिस पे हम लोगों ने इतना प्रॉफिट फॉरगोन कर दिया, उसको कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल सेल पे कंट्रीब्यूशन निकाला, और ये सेल हम लोग इसीलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों ने इतना टाइम काम किया। तो इतने टाइम काम करके अगर हम लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन कमाया तो 1 घंटे में कितना कमाया, तो 1 घंटे में अगर इतना कमाते हैं तो इतना घंटा काम नहीं करने की वजह से इतना लॉस किया। ये सब टोटल कर लिया, आंसर आया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा अब देखो एक पॉइंट और भी बताते हैं लेबर टर्नओवर पे। ये देखो, लेबर टर्न ओवर रेट, ठीक है। जब लेबर टर्नओवर होता है ना तो हम लोग का दो तरीके का कॉस्ट इनकट होता है, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, लेबर टर्नओवर को जब हम लोग रोकने जाते हैं तो हमारा ये दो तरीके का कॉस्ट इनकट होता है। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बताते जा रहे हैं, थियोरिटिकली कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो तुम लोग लिख भी सकते हैं, एमसीक्यू आए या फिर जो भी आए। तो ये देखो यहाँ पर प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लेबर को प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करने का मतलब रोक लेना, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि लेबर को रोक ले, किस बात के लिए रोक ले, रिजाइन करने से रोक ले, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट इनकट करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। जैसे प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब हो गया टू प्रिवेंट फ्रॉम रेजिग्नेशन, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि वर्कर हमें रिजाइन ना करे, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन करके ना जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हो सकता है उनको उनका सैलरी जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है, मे बी, ठीक है। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ईएसआई हो सकता है, उनको ठीक नहीं लग रहा है, ये बढ़ाना पड़ सकता है। हो सकता है प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़े, ठीक है, ताकि वो खुश हो सकता है पेंशन का स्कीम चेंज करना पड़े, मतलब बढ़ाना पड़े, जो भी है उससे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो अगर लेबर टर्नओवर को रोकना है तो हमारे पास दो कॉस्ट आ सकता है, एक प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट वर्कर को खुश करना है, सैलरी बढ़ाओ, ईएसआई बढ़ाओ, पीएफ बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, तो इससे क्या हो सकता है कि जो है लेबर हमें कम रिजाइन करे, ये होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, ये देखो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखो, रिक्रूटमेंट कॉस्ट ये भी रिप्लेसमेंट है, सिलेक्शन ये भी, ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, सेटलमेंट कॉस्ट, ये सारे के सारे क्या है, प्रिवेंटिव नहीं है, एक भी प्रिवेंटिव कॉस्ट नहीं है, ये सारे के सारे रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेनिंग, पहले लिखते हैं सीक्वेंस पे लिखते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जैसे हो जाएगा पहला रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि हम लोग वर्कर को रिक्रूट करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एडवर्टाइज वगैरह किया, जैसे मैंने बोला, तो उसके लिए जो खर्चा होता है दैट इज रिक्रूटमेंट कॉस्ट। फिर सिलेक्शन कॉस्ट, लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए हमें जो है मतलब एक पर्टिकुलर डेट फॉलो करना पड़ता है, कुछ मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको वो मीटिंग सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्ट हो गए उनको देना पड़ता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग का कॉस्ट, एक ट्रेनी को एम्प्लॉय मतलब ट्रेनी को रखेंगे, वो ट्रेनिंग देगा अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, तो उसका भी कॉस्ट होता है, दैट इज ट्रेनिंग कॉस्ट। और क्या हो सकता है, अब देखो ट्रेनिंग पीरियड में है तो हो सकता है उनसे क्या हो रहा है, कुछ वेस्टेज हो जाए, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में वेस्टेज वगैरह हो सकता है, जैसे मान लो लेबर को हम लोग कुछ प्रोडक्शन का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब हमेशा उनसे सही बने ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले पहले टाइम में थोड़ा मतलब सीखेंगे तभी ना एकदम परफेक्ट बनाएंगे, तो कुछ वेस्टेज वगैरह हो रहा है उनसे ज्यादा, जो कि नॉर्मल लोग जो ट्रेंड है पहले से उनसे नहीं हो रहा है, तो वेस्टेज कॉस्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, और जैसे मान लो ब्रेकेज कॉस्ट, कुछ टूट फूट किया उनसे, हो सकता है नए लोग हैं, उतना समझ में नहीं आ रहा है, तोड़ फोड़ दिया कुछ, ठीक है, तो ब्रेकेज कॉस्ट। और क्या हो सकता है, स्पॉइलेज कॉस्ट, स्पॉइलेज कॉस्ट भी हो सकता है
कि कुछ स्पॉइल कर दिया, ठीक है। वेस्टेज और स्पॉइल ये सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है, ये हम लोग जो है एक बार देखे हैं मटेरियल के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन हम फिर से एक बार बता देते हैं, देखो मटेरियल जब फिर से करेंगे तब फिर से देख लेना। अभी एक बार बता देते हैं, वेस्टेज और स्पॉइलेज में थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंस होता है। वेस्टेज जैसे मान लो जो आगे जाके स्पॉइलेज जो होता है ना, जिसका कुछ रिकवरी वैल्यू नहीं होता है। अगर कोई चीज स्पॉइल हो जाता है, सोचो वो खराब हालत में भी नहीं बिकेगा ना, तो ये स्पॉइलेज होता है। अब अगर स्पॉइलेज ऐसा हुआ है कि हम लोग उसे मार्केट में चाहे तो कम प्राइस में बेच सकते हैं, तो वो वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का तो अलग अलग कॉस्ट हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे। तो एक्चुअली जब हम लोग का लेबर टर्नओवर होता है, तो हम लोग का प्रिवेंटिव और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये दोनों तरीके का हो सकता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट तुम लोग सोचोगे कि क्या है, तो मैंने इसीलिए एक बार बता दिया, ठीक है, ये सब क्या कॉस्ट है। अच्छा, और लेबर टर्नओवर से रिलेटेड और एक पॉइंट हम बता देते हैं, थियोरेटिकली काम आएगा यहाँ पर। लेबर टर्नओवर रेट, ठीक है। लेबर टर्नओवर मेनली अगर लेबर के तरफ से देखें तो क्या क्या रीजन हो सकता है, ये तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से देख रहे हैं कि मतलब ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सोच रहे हैं कि उनका क्या क्या कॉस्ट इनकट हो सकता है। लेकिन एक लेबर जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, तो उसके पास क्या क्या रीजन होता है। एक होता है पर्सनल रीजन, दूसरा होता है अनअवॉइडेबल रीजन, तीसरा होता है अवॉइडेबल रीजन, ठीक है। अच्छा, अब पर्सनल रीजन क्या क्या हो सकता है, देखो पर्सनल रीजन में हम लोग का हो सकता है कि बेटरमेंट के लिए हो सकता है उनको अपना जॉब चेंज करना हो, ठीक है। तो चेंज ऑफ जॉब मतलब ये तो प्योरली पर्सनल रीजन हो गया, ठीक है। उनको लग रहा है कि मुझे बेटर ऑफर मिल रहा है तो हम जाएंगे, तो वो तो जाएगा ही, ठीक है। तो बेटरमेंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं रह रहा है जिस जगह पे है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है वो काम छोड़ के जा रहे हैं, तो इल हेल्थ। इससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल रीजन है। या फिर हो सकता है उनका एज ऐसा हो गया है कि वो अभी इस तरीके का काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर आगे काम नहीं करना चाह रहे, ओल्ड एज की वजह से वो काम छोड़ रहे हैं। और क्या हो सकता है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे, तो इनको लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ काम कर रहे हैं वहां का जो मतलब इन्वायरमेंट है, वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। पर्सनल रीजंस, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ने से ही याद रहेगा, ये कुछ खास है नहीं, ठीक है। हम एक बार जस्ट लिखवा दे रहे हैं। अनअवॉइडेबल रीजंस क्या क्या होता है, यहाँ तो जगह नहीं होगा, तुम लोग का अगर जगह है तो इसके बाद भी लिख सकते हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन। अनअवॉइडेबल रीजन, अनअवॉइडेबल रीजन में लिखेंगे पहला, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब जहाँ काम कर रहे हैं वहां जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, या फिर जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, वो सीजनल है, ठीक है। तो सीजन चला गया, काम भी खत्म। तो सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस के लिए अगर कोई काम छोड़ के जा रहा है, तो वो उसका अनअवॉइडेबल रीजन है, वो क्या करे, ठीक है। सीजनल काम था, काम खत्म, और वो अभी और उस काम पे नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल,
पावर slack market for the product। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका रॉ मटेरियल मार्केट में नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा प्रोडक्शन होता है, ऐसा कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली जिसका मार्केट में रॉ मटेरियल क्राइसिस हो गया है। तो अब लेबर लोग क्या करें, वो काम बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो कहीं और तो जाके काम करेंगे ना। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर पावर का शॉर्टेज है, काम बंद है, या फिर मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मार्केट है वो स्लैक है, मतलब धीमा है बहुत ज्यादा, ठीक है, उतना डिमांड नहीं है तो उतना काम नहीं है। अब काम कम होगा, पैसा नहीं आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो ज्यादा पैसा दे नहीं सकता है ना वर्कर लोगों को, फिर वो तो जाएंगे एक दूसरे जगह पे। तो अनअवॉइडेबल रीजन में ये भी एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन प्लांट लोकेशन। चेंज इन प्लांट लोकेशन। पहले मान लो जहां काम कर रहे थे, जो लोकेशन था, जो देख के कोई लेबर ने काम ज्वाइन किया था वो उसके घर से पास ही था। अब इसका प्लांट लोकेशन चेंज कर दिया कि भाई आपको वहां जाके काम करना है। अब इनको अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे उतना दूर जाना नहीं है, तो ये काम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन प्लांट लोकेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो लेबर टर्नओवर हो। नेक्स्ट लिखेंगे डिसएबिलिटी। डिसेबिलिटी और एक डिसेबिलिटी भी रीजन हो सकता है, ठीक है, मतलब जो काम करना चाह रहे वो काम नहीं कर पा रहे। कॉमा देके इसमें और एक पॉइंट लिख देते हैं, मेकिंग ए वर्कर यूनिट फॉर वर्क। ठीक है, अगर वर्कर यूनिट वगैरह बना रहे हैं तो हो सकता है कि किसी को नहीं ठीक लग रहा है तो वो जा सकता है, ठीक है। डिसेबिलिटी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखते हैं अवॉइडेबल रीजन। मतलब जो चाहे तो वर्कर अवॉइड कर सकता है, मतलब लेबर टर्नओवर रुक सकता है। जैसे कि मान लो किसी को लग रहा है मेरा सैलरी कम है, तो सैलरी बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, वो वर्कर रह जाएगा, मतलब उसके लिए वो रीजन अवॉइडेबल है। मतलब बोल रहा है कि देखो हम आपके यहाँ पर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरा जो है सैलरी बढ़ा दो, पीएफ बढ़ा दो, ठीक है, तो हम लेबर मतलब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो ये अवॉइडेबल होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिससेटिस्फैक्शन विथ जॉब remuneration hours of work working condition। हम तो बोल रहे हैं कि कोई अपने जहां पर काम कर रहा है वहां पर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, कि उसको काम ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब काम जो है उसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करे, ऐसे मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा अगर चेंजेस हो तो हम यहीं पर काम कर ले, ठीक है। रेमुनरेशन जो मिल रहा है उनको लग रहा है कम मिल रहा है। काम जो आवर्स यूज हो रहा है, या फिर हो सकता है ज्यादा टाइम काम करवा रहा है, या फिर हो सकता है कि टाइमिंग्स जो है कुछ ऐसा है जो इनके लिए सूटेबल नहीं हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। वर्किंग कंडीशन भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा उसमें चेंजेस करे तो वर्कर ना जाए। वर्किंग कंडीशन जो है वो पर्सनल रीजन भी हो सकता है, मतलब मान लो ऐसा कोई काम कर रहा है वर्कर, जो कंडीशन वही रहेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी को पर्सनल कुछ इश्यूज है उस कंडीशन से, फिर वो तो मतलब पर्सनल रीजन में आ जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल रीजन नहीं है, जनरल रीजन है कि उसमें चाहे तो इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अवॉइडेबल रीजन, ठीक है। अब मान लो कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम करे, तो वहां पर जो धूल वगैरह रहेगा वो तो रहेगा। अब मान लो किसी का हेल्थ इश्यू है, ठीक है, तो फिर वो तो पर्सनल रीजन हो गया कि वो उस तरीके के जगह पे काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशंस होता है जिसको हम लोग चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो फिर वो अवॉइडेबल रीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे लो वेजेस एंड अलावेंस। हो सकता है कि जो वेजेस दिया जा रहा है वो कम है, वो थोड़ा सा बढ़ा दे तो वर्कर रह जाए। अलावेंस जो है वो भी कम है, ऐसा लग रहा है वर्कर को कि अलावेंस भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें और दो पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, मेरा यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे, तुम लोग इसके नीचे और दो पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी। सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है वर्कर को,
तो इस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और प्रोमोशनल रीजंस, ठीक है, मतलब प्रमोशन वगैरह का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर वर्कर को लग रहा है काम करके क्या होगा, मेरा तो कभी सैलरी वगैरह या फिर मेरा पोस्ट वगैरह बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और कॉस्टिंग में जैसे मैंने पहले ही बोला था, लेबर का मतलब सिर्फ जो है फैक्ट्री में काम करते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट में, कॉस्टिंग में लेबर का मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी का बात होता है। तो अगर प्रमोशन वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं है तो वर्कर हो सकता है कि वो बोले कि हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर जो है होता है उसका ये कुछ रीजंस हमारा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस थे ये वाले पीडीएफ में, ये हम शेयर कर देंगे, अगर मैंने नहीं किया है अभी तक शेयर, तो ये हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया एक्सेप्ट एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करके बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। बाकी इसमें हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, हम उस इसी पीडीएफ में इस क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे, अभी मैंने अलग से लिया हुआ है, ऐड करके एक ही बार में तुम लोग को सेंड कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, चलो ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं कितना होता है। क्या बोला है देखो, मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर, मिस्टर ए जो है वो 10 स्किल्ड वर्कर को लेके काम कर रहा है। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, आइदर हेल्से स्कीम विद 50% बोनस और रोवन स्कीम ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टू कोप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाई 25%। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है, ही का मतलब मिस्टर ए, ठीक है, इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, ये चाहते हैं कि वर्कर को हम लोग कुछ इंसेंटिव स्कीम जो है प्रोवाइड करें। इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि नॉर्मल सैलरी के अलावा भी कुछ और पेमेंट करें, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने कौन सा स्कीम फॉलो करने का सोचा है, या तो हाल से स्कीम जहां पर 50% बोनस मिलता है, हम लोगों ने लास्ट दिन इस पे प्रैक्टिस भी किया, या तो रोवन स्कीम में ये इंसेंटिव देंगे ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग। इससे क्या होगा, इंसेंटिव देने पे लेबर खुश होते हैं, तो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और मार्केट में इनका प्रोडक्ट का डिमांड काफी अच्छा है। तो अगर वर्कर मतलब मोटिवेटेड रहेंगे, काम ज्यादा करेंगे, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो मार्केट के डिमांड के साथ हम लोग कोप अप कर पाएंगे। तो टू कोप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%, और मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कितना बढ़ चुका है, जो है उससे 25% बढ़ चुका है, मतलब पहले अगर 100 यूनिट का डिमांड था, अभी 125 का डिमांड है। ही फील्स दैट इफ the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker। क्या बोल रहा है, he feels, he मतलब फिर से वही मिस्टर ए, इनको ऐसा लगता है that if the proposed incentive scheme, मतलब ये जो तो proposed incentive scheme इन्होंने सोच रखा है, या तो हाल से या तो रोवन, हो सकता है इनका ऐसा मानना है कि कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर, अभी वर्कर जो भी अर्न करते हैं उससे उनका अर्निंग 20% बढ़ जाएगा, अगर ये ऐसा इंसेंटिव स्कीम जो इन्होंने सोच रखा है वो अप्लाई करते हैं, आइदर रोवन या हेल्थ से, इनको 50% 20% इनका अर्निंग बढ़ सकता है, ठीक है। इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम, और ये इनके लिए सफिशिएंट इंसेंटिव होगा टू प्रोड्यूस मोर एंड, मतलब ताकि, मतलब देखो सफिशिएंट तभी होता है ना, वर्कर को ऐसा लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है, तो फिर वो अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो इंसेंटिव इन्होंने सोचा है, इनको लग रहा है ये काफी अच्छा स्कीम है, इससे वर्कर का अर्निंग 20% बढ़ेगा और इनका प्रोडक्शन 25% बढ़ेगा। एंड ही हैज अकॉर्डिंगली गिवन दिस एश्योरेंस टू द वर्कर, और इन्होंने उस हिसाब से वर्कर को भी एश्योरेंस दे दिया कि आप अच्छे से काम करो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप हमारा प्रोडक्शन बढ़ाओ। As a result of the assurance, the increase in production has been observed as revealed by the following figures for the current month। और इसी एश्योरेंस के चक्कर में देखो इनको प्रोडक्शन ज्यादा दिखने भी लगा, मतलब वर्कर अच्छे से काम करने लगे, और उसके लिए उस करंट मंथ में हमें कुछ डिटेल्स दिया गया। क्या दिया गया है, आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटेड, गारंटी है कि एक वर्कर 1 घंटा काम करने पे उसे 40 रुपीज मिलेगा, ठीक है।
ये दिया है एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड 2 आवर्स बोल रहा है कि पहले जैसे वर्कर काम करते थे उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें एक पीस फिनिश्ड गुड्स जो ये बेचते हैं, प्रोडक्ट का नाम तो दिया नहीं है, वो बनाने में एक वर्कर को, ठीक है, वो बनाने में एक वर्कर को लगता है 2 घंटा मतलब ये टाइम अलाउड है कि 2 घंटा लगेगा। अब कितना टाइम वर्कर लेता है वो देखना पड़ेगा। अब इंसेंटिव मिलेगा तो वो कोशिश करेगा ना कि 2 घंटे का काम और भी कम में अगर कर दे, या फिर 2 घंटे में एक पीस बनाने की जगह अगर 2 पीस बना पाते हैं तो और भी अच्छा है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ, एक मंथ में 25 डेज काम होता है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर, एक वर्कर को एक दिन में 8 आवर्स काम करना पड़ता है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, और उस मंथ में इतना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। चलो ये हमें क्या दिया है, एक डिटेल्स दिया है किस बात का, वर्कर का गारंटेड वेजेस कितना है, एक यूनिट बनाने में वर्कर को कितना टाइम लगता है, एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं, एक मंथ में कितने दिन काम होते हैं, ठीक है, और एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ इस मंथ में। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हेल्से स्कीम एंड रोवन स्कीम। हेल्से और रोवन स्कीम में हमें निकालना है अर्निंग पर आवर, ठीक है, अर्निंग पर आवर निकाल के दिखाना है। तो अर्निंग पर आवर कैसे निकलता है, अर्निंग पर आवर हम लोगों का निकलेगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स वर्क, यही तो हम लोगों ने लास्ट दिन किया ना, तो ये हम लोग का निकल के आएगा अर्निंग पर आवर। हालसे में भी निकालना है, रोवन में भी निकालना है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम, ये बताएंगे क्या होता है। पहले पॉइंट ए हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है कि हमें हालसे और रोवन स्कीम में बताना है कि वर्कर का इफेक्टिव अर्निंग कितना है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल वेजेस और बोनस। तो बोनस निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा टाइम अलाउड कितना है, टाइम टेकन कितना है, तो टाइम सेव्ड कितना हुआ, तभी ना हम लोग बोनस निकाल पाएंगे। तो उसके लिए पहले ये निकालेंगे कि इतना यूनिट बना, इतना यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम इन्होंने लगाया। चलो पहले ये निकालेंगे, टाइम निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, इसको हम कर लेते हैं बंद, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं, पहले वर्किंग नोट ही बनेगा, वर्किंग नोट बनाते हैं। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, कितना टाइम लगा है। तो कितना टाइम लगा है कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 25 डेज काम होता है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो कितना टाइम लगा होगा चेक करते हैं। ये देखो ऐसे करके लिखते हैं, 25 डेज काम हुआ, तो ये हो गया नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। अच्छा अब कितने आवर्स काम हुए वो तो निकालना पड़ेगा, कितना टाइम लगा मतलब कितने आवर्स काम हुए। तो काम कितना हुआ है, एक दिन में 8 घंटा, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो 25 डेज में कितना हुआ है, तो हम लोग को मिल जाएगा पूरे मंथ में कितना आवर्स काम हुआ है, तो इंटू करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। हम पहले ये लिख रहे हैं फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो समझ के कर सकते हैं ना कि एक दिन में अगर 8 घंटा काम होता है, 25 दिन में कितना घंटा काम हो रहा है, तो यही तो हम लोगों का एक मंथ का काम हो जाएगा। लेकिन ये तो एक वर्कर के लिए है, एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो 25 दिन में कितना काम करेगा, और ये पूरा प्रोडक्शन कोई एक वर्कर नहीं किया है, क्योंकि मिस्टर ए 10 लोगों को लेके काम करते हैं, ठीक है, 10 स्किल्ड वर्कर को लेके। तो एक वर्कर अगर इतना घंटा काम करेगा तो 10 वर्कर कितना घंटा काम करेगा, तो इनटू क्या हो जाएगा 10 वर्कर, क्योंकि 10 लोगों ने मिलकर ये प्रोडक्शन दिया है। तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर। तो चेक करते हैं कितना होता है, 25 इंटू 8 इंटू 10, तो 2000 आवर्स, ठीक है। 2000 आवर्स जो है ये टाइम लगा है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये देखते हैं कि इनको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल टाइम वेजेस या फिर नॉर्मल वेजेस ऑफ 10 वर्कर पर मंथ
कितना वर्कर कितना वेजेस मिलेगा। देखो वेजेस इनको नॉर्मली गारंटेड वेजेस मिलता है 40 पर आवर, तो 2000 आवर्स के लिए कितना मिलेगा 10 वर्कर को। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ऐसे हो जाएगा 2000 आवर्स इंटू ₹40। तो ये हो जाएगा 4 2 8, 80,000 रुपीज मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है, ये है एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस इनटू गारंटेड वेजेस, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाल लिया कि नॉर्मली वर्कर को इतना मिलेगा। अब निकालेंगे बोनस। ठीक है, बोनस अंडर हाल से और बोनस अंडर रोवन। तो सब बोनस के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि टाइम सेव्ड कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे टाइम सेव्ड पर मंथ। कैसे निकालेंगे, टाइम सेव्ड है कि नहीं है देख लेते हैं। तो टाइम अलाउड कितना है, देखो 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगना चाहिए, तो 1250 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए ये निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं टाइम अलाउड पर पीस टू ए वर्कर। एक वर्कर को 2 घंटा अलाउड है। ठीक है, एक वर्कर को 2 घंटा अलाउड। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय 10 worker is 1250 pieces. Therefore, time allowed to produce 1250 pieces is कितना टाइम अलाउड होना चाहिए। देखो एक वर्कर को एक पीस बनाने में 2 घंटा लगता है, तो 1250 पीस बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई होगा। 2500 आवर्स ये लगना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन इन्होंने कितना टाइम लिया, इन्होंने 2000 आवर्स लिया, तो टाइम सेव्ड पता चल जाएगा। देयरफॉर टाइम सेव्ड इक्वल टू 2500 आवर्स माइनस 2000 आवर्स। तो ये हो गया 500 आवर्स। अब इस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे बोनस। ठीक है, तो बोनस अंडर हाल से और बोनस अंडर रोवन। तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस अंडर हाल से स्कीम। तो बोनस कैसे निकलेगा, बोनस हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। ये था फॉर्मूला, इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन काफी प्रैक्टिस किया। 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 500 आवर्स जो टाइम बचा है। वेज रेट है 40 रुपीज। नॉर्मल वेज रेट गारंटेड वेज रेट एक ही बात है। तो 250 हो रहा है, 250 इंटू 40 10,000। 10,000 रुपए का बोनस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब टोटल अब निकालने क्या बोला है ये नहीं भूलना है ना। देखो क्या बोला है, इफेक्टिव रेट, तो टोटल वेजेस निकालेंगे। टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितना है, नॉर्मल वेजेस है 80,000। नॉर्मल वेजेस या टाइम वेजेस, ठीक है टाइम बेसिस पे दिया जा रहा है इसलिए टाइम वेजेस भी बोल सकते हैं। 80,000 ये तो मिलेगा ही वर्कर को, प्लस 10,000 बोनस मिलेगा हाल से सिस्टम में, तो ये हो गया 90,000। ठीक है, ये 90,000 हो गया। तो हाल से स्कीम में अगर जाते हैं तो इनको टोटल इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको टोटल इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं बोनस अंडर रोवन स्कीम। तो यहाँ पर बोनस होता है टाइम सेव्ड बाय बोनस रेशियो। तो बोनस रेशियो कैसे होता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड
इनटू नॉर्मल वेजेस। टाइम सेव्ड है 500 आवर्स, टाइम दिया गया था 2500 आवर्स और नॉर्मल वेजेस है 80,000। अभी अभी हम लोगों ने निकाला ना 80,000 नॉर्मल वेजेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16,000। ठीक है, ये 16,000 हो गया। तो टोटल वेजेस अंडर, टोटल वेजेस ऐसे निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस 80,000 और बोनस 16,000 अगर रो वन में देते हैं तो ये हो जाएगा 96,000। ठीक है, ये 96,000 अगर वो रो वन प्लान में शिफ्ट होता है। अब हम लोगों को ये आंसर निकालने बोला। एक्चुअली ये सब हम लोग का वर्किंग ही बन रहा है, मैंने वर्किंग नंबर बन ही दिया है, तुम लोग इसमें वर्किंग नंबर 2 3 करके दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये वर्किंग नंबर 2, क्योंकि आंसर हमें जस्ट वही पूछा है, तो वर्किंग नंबर 3, ये सब हमारा वर्किंग नोट ही बन रहा है। वर्किंग 3, वर्किंग नोट नंबर 4 5। अब आंसर निकालते हैं। आंसर पूछा है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग 1, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इक्वल होता है टोटल टाइम वेजेस या नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। ये फॉर्मूला में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते चलो हाल से में। हाल से सिस्टम में वही 80, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है ऑलरेडी 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाई 2,000 आवर्स काम हुआ है, और रो वन 96,000 और 2,000 आवर्स काम होता है। 45 पर आवर, 48 पर आवर। ठीक है, इतने इतने इफेक्टिव आवरली रेट हो जाएंगे। और लास्ट यहाँ पर जो एक पूछा है, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। अगर वो लेबर को आवरली के जगह पीस बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो इनका कितना सेविंग्स हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कि इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना होता है। इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना होगा, पीस के हिसाब से निकालना है हमें। आवरली दे रखा है 40 आवर्स बेसिस पे। आप पीस के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, देखो एक पीस बनाने में 2 घंटा लगता है। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए 40 रुपीज, तो 2 घंटे के लिए 80 रुपीज, तो एक पीस बनाने के लिए 80 रुपीज दे रहा है, यही पीस रेट निकल गया। बात समझो, 2 घंटा में एक पीस बनता है, 1 घंटे काम करने पे 40 रुपया मिलता है। मतलब एक वर्कर काम कर रहा है, 1 घंटा खत्म उसको मिला 40 रुपए, फिर 1 घंटा खत्म उसको मिला 40 रुपए, उसको 80 रुपीज मिल गया, उसने 1 यूनिट बना लिया। तो हम लोग इससे कंक्लूजन ला सकते हैं कि एक पीस बनाने में 80 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना हो जाएगा, 2 आवर्स इंटू ₹40 इक्वल टू ₹80। ठीक है, 2 घंटे के लिए 80 रुपीज पे करेंगे और 2 घंटे में एक पीस बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाल के देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर पीस बेसिस पे पेमेंट करे तो क्या सेविंग्स हो सकता है। तो पीस बेसिस पे पेमेंट करने से 80 पर पीस बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा, ये नॉर्मल वेजेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे हाल से स्कीम में कितना हो रहा है, कॉस्ट पर पीस, कॉस्ट पर पीस अंडर हाल से, और यहाँ पर कॉस्ट पर पीस रो वन बेसिस पे।
तो हाल से बेसिस पे टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? हाल से बेसिस पे टोटल पेमेंट हो रहा है 90,000 और इस पे टोटल पेमेंट हो रहा है 96,000। पीस बेसिस पे निकालना है तो इतना पेमेंट करके कितना पीस बना रहा है? 1250। ठीक है, 1250 पीस और यहाँ पर भी 1250 पीस। तो देखते हैं कितना बन रहा है। 72। 76.8। ठीक है, तो सेविंग्स कितना हो रहा है? तो यहाँ पर लिखते हैं सेविंग्स पर पीस 80 रुपीज माइनस 72 यानी कि 8 रुपीज हो गया। और यहाँ पर भी सेविंग्स पर पीस 80 माइनस 76.8 3.2। ठीक है, अब ये सेविंग्स क्यों हुआ ये भी समझो। देखो सेविंग्स क्यों हुआ, अगर हम लोग आवरली पेमेंट नहीं करके पीस हिसाब से करते हैं तो 80 पर पीस करके होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको काउंट करें हमारे हेल्थ से सिस्टम में देखें और रोवन सिस्टम में देखें तो पर पीस इतना इतना करके ही हो रहा है। अगर ये पेमेंट हम लोग पीस बेसिस पे देते हैं आवरली बेसिस पे नहीं देके, जैसे इसको भी हम लोगों ने पीस बेसिस पे किया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का एक पीस पे जहां 80 लग रहा है, अगर हम लोग यही वाला बोनस सिस्टम, क्योंकि देखो ये 90,000 ही क्यों लिया, इसको मैंने क्यों पीस बेसिस पे इसका कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि हालसे और रोवन पीस बेसिस पे काम नहीं करता है, आवरली बेसिस पे करता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेविंग्स टू मिस्टर इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स, मतलब इसी स्कीम पे ही अगर हम लोग टिके रहे, यानी अगर हमें 90,000 और 96,000 ही पेमेंट किया और इसको अगर हम लोग पीस बेसिस पे चेक करें तो हमारा पर पीस कितना पड़ रहा है, इतना। आवरली बेसिस पे देखा तो वो कुछ और हो रहा था, आवरली बेसिस पे इतना इतना हो रहा था। ठीक है, पीस बेसिस पे इतना देगा, मतलब इफेक्टिवली पीस बेसिस पे इतना पेमेंट कर रहे हैं और एक्चुअली पीस बेसिस पे पेमेंट निकल के कितना करके आ रहा है 80 पर पीस, मतलब नॉर्मल पीस बेसिस पे कितना निकल के आ रहा है 80 पर पीस। तो हमारा सेविंग्स होगा अगर हम लोग हाल से या रोवन स्कीम फॉलो करें और अगर पीस बेसिस पे पेमेंट करें तो 8 पर पीस और 3.2 पर पीस करके हम लोग का सेविंग्स होगा। यही पूछा था कि कितना सेविंग्स हमारा हो रहा है। और इसके साथ और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आसान है क्वेश्चन, ये तुम लोग जो है मतलब हाल से रोवन का ही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये हम तुम लोगों को देते हैं होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क करके तुम लोग देख सकते हो कि ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये और कुछ थ्योरेटिकल चीज है वो अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का काफी कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है लगभग। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।